हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी की तरफ से हाल ही में निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से एक नई वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 8,113 टोटल पद निकाले गए हैं। ठीक है, तो उसी के नोटिफिकेशन, अब जो पूरा नोटिफिकेशन आ गया, पहले आपने शॉर्ट नोटिफिकेशन देखा होगा, आपको इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें पता भी चल गई होंगी, लेकिन अब आरआरबी ने एक पूरा फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। देखेंगे यहाँ पर आप, टोटल 80 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, अप्लाई करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको तो पता ही होगा, ठीक है, वो इस चीज़ से परिचित होंगे, उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि उन्हें कैसे अप्लाई करना है इस एग्ज़ाम के लिए और क्या क्या चीज़ें इसमें रहती हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम वाले कैंडिडेट हैं उनको भी अप्लाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, तो यहाँ पर जो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है आपका इम्पॉर्टेंट डेट्स। ठीक है ना, तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी दी गई हैं आपकी। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट, यानी कि आपका नोटिफिकेशन कब आया है, आपका 13/9/2024 को। आप आवेदन कर सकते हैं, जो आवेदन करने की डेट स्टार्टिंग कब से है, वो 14/9 से है, 14/9/2024। ठीक है ना। अब क्लोजिंग कब से है, फॉर्म कब से बंद हो जाएंगे आपके, आप अप्लाई इसके बाद नहीं कर सकते हैं, तो 13/10/2024 के बाद अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो डेट्स का बहुत ध्यान रखिएगा और लास्ट डेट का वेट मत करना। ठीक है ना, पहले ही अप्लाई कर लेना, जिससे कि बाद में वेबसाइट ना चलने का ऐसा कोई रीज़न आप लोगों के सामने ना आए। ठीक है ना। डेट ऑफ फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, डेट समाप्त हो जाने बाद फॉर्म भरते समय या जब आपकी डेट चल रही तब भी आप फीस पे कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने लास्ट दिन अप्लाई किया और आप किसी कारणवश फीस नहीं पे कर पाते हैं, तो उसके बाद भी आपको 15 तारीख तक का समय दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से फ़ीस पे कर सकते हैं। और फीस आप सभी जानते हैं आजकल कैसे होती है, ज़्यादातर मोस्टली आपका ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट ही हो जाता है। आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी थ्रू आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। आई होप आपको डेट का क्लियरिफिकेशन हो गया। चौथा पॉइंट, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका इस नोटिफिकेशन में या इन डेट्स को लेकर के, वो क्या है कि जैसे मान लीजिए कभी फॉर्म भरते समय आपका फॉर्म गलत हो गया, ठीक है ना। अब आपने फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया, आपने प्रिंट आउट निकाला और प्रिंट आउट को जब आपने ध्यान से पढ़ा तो वहाँ पर आपको एक दो गलती मिल गई। तो गलती मिल गई या मिस्टेक मिल गई, तो आप आरआरबी ने क्या किया है, आप उस गलती को सुधार सकते हैं, यानी कि करेक्शन विंडो भी, आपका मॉडिफिकेशन विंडो भी खुलेगी। ठीक है ना, आप करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। तो डेट आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पर लास्ट डेट क्या है फीस की, 15/10, तो 15 के बाद 16 तारीख से और 25 तारीख तक टोटल आपको कितने दिन का समय, 10 दिन का समय दिया जाएगा। आप अपना फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, प्लीज़ नोट, डिटेल फील्ड इन क्रिएट अकाउंट फॉर्म एंड चूजन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी कि आपने जो आरआरबी सिलेक्ट कर ली, यानी कि आपने जो भी जोन सिलेक्ट कर ली, जैसे मान लीजिए गोरखपुर है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, उसमें से अगर आपने एक बार जो आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। बाकी बाकी चीज़ों को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ में दो चीज़ों को और नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं आप, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, क्योंकि मोबाइल और ईमेल आईडी की तरफ से ही आप लॉगिन करेंगे। अगर वही आप मॉडिफाई कर देंगे तो फिर आपका पूरा एकदम चेंज हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें आपकी चेंज नहीं होंगी, ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथा पॉइंट, जो चौथा पॉइंट है आपको डेट को लेकर के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप किन किन पदों के लिए अप्लाई करने वाले हैं इस वैकेंसीज़ में, तो यहाँ पर पद दिए गए हैं। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये 5 प्रकार के आपके पद होने वाले हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर आपका दिया गया है डिटेल्ड वैकेंसीज। ठीक है, किस पद में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, टोटल पहले ही बता दिया है मैंने, कितनी टोटल होने वाली है आपकी, 8,113 वैकेंसी टोटल आपकी होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट, अच्छा ऊपर क्या कह रहा है कि ऊपर ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट एंड एज बिटवीन 18 से 36, 18 to 36 ईयर विथ 3 ईयर रिलैक्सेशन एज पर डिटेल इन CEN। ठीक है ना, 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिएगा, उसका भी हम आगे देखेंगे। तो पहले चीफ
कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, ठीक है। 7 CPC है आपका। इनिशियल पे आपका क्या रहेगा, मेडिकल जो स्टैंडर्ड है वो क्या रहेगा दिया गया है। एज आपकी क्या होने वाली है 18 से 33, लेकिन एज अप्लीकेबल टू दिस CEN एज ऑन 1/1/2025 18 से 36। टोटल वैकेंसी कितनी वाली 1736, 1736, 1736। इसी प्रकार से आप आगे भी देख सकते हैं, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, एंड पांचवी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। एज आप सबके देख सकते हैं और टोटल वैकेंसीज आपकी देख सकते हैं। जो आपकी जिस पद में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो कौन सी है आपकी, गुड्स ट्रेन मैनेजर 3144, 3144, ठीक है ना। फिर क्या है आपकी, फिर है आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। उसके बाद क्या है आपकी, ये रहेगी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। उसके बाद स्टेशन मास्टर, और उसके बाद फिर आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अगर सबको जोड़ेंगे तो सबका टोटल कितना आ जाएगा, 8113 आ जाएगा। यहाँ पर आप टोटल भी देख सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पर जो नीचे जो पॉइंट दिया गया है ये बहुत ध्यान देने लायक है। क्या है कि दिस इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज अ वन टाइम मीजर ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। अब कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। पहले आपका क्या होगा 18 से 33 ही था, लेकिन 3 साल का इन्होंने एज रिलैक्सेशन और जोड़ दिया कोविड-19 की वजह से, तो आप 18 से 36 आगे फिर कैटेगरी वाइज आपका जो रिजर्वेशन है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट वही कह रहा है आपका, रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS PWBD EX SM एंड relaxation in age for various eligible category will be applicable as per details contained in this CEN। अच्छा, CEN का अगर कन्फ्यूज़न लेकर के आपको मन में कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वो भी देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर दिया गया CEN क्या है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN, ठीक है। नोटिस नंबर क्या है आपका, उसके बारे में यहाँ पर आपका बात की गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो कैंडिडेट देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन के बारे में क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे possess या fulfill all eligibility conditions prescribed for the post as on the closing date of online registration as on 13/10/2024। यानी कि पद के अनुसार जो आपकी योग्यता है वो आपका फॉर्म की लास्ट डेट तक पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें क्या है, आप उसमें क्वालिफिकेशन वाला नहीं चलेगा, ठीक है, कि आपका रिजल्ट आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो परसुइंग वाला नहीं चलेगा आपका, या रिजल्ट आने वाला है आपका, आपने इस साल दे दिया एग्ज़ाम, मान लीजिए आपने अपने ग्रेजुएशन का, जैसे मान लीजिए आपने फाइनल एग्ज़ाम दे दिया लास्ट ईयर का, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका रिजल्ट आ गया है फाइनल लास्ट डेट तक, तभी आप उस वैकेंसीज़ के लिए प्रॉपर उस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन में ये पॉइंट दे दिया गया है, ध्यान रखने लायक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, सब चीज़ें आपको एक बार ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो लड़के सबसे पहले ढूंढते हैं, जो देखते हैं कि क्या, कि स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम, यानी आपका एग्ज़ाम कितने स्टेजेस में होने वाला है। तो देयर सेल बी 2 स्टेजेस, किसकी होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, यानी कि जो CBT होगी आपकी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो आपका 2 स्टेज में होगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक CBT नहीं है, यहाँ पर 2 CBT हैं सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, कुछ पोस्ट में आपका एक्स्ट्रा टेस्ट भी होंगे। कौन से टेस्ट होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, CBAT और टाइपिंग स्किल टेस्ट, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे कि आपका CBAT किस में होगा और टाइपिंग किसको होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड फॉर स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के लिए आपका CBAT होगा, जो यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है। तो इनका इन पदों के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि फॉर गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर
कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर देयर शैल बी 2 स्टेज CBTs फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि ये दो पद हैं आपके, गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसमें आपका 2 CBT ही होंगे, फर्स्ट स्टेज का और सेकंड स्टेज का। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल, और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आप कैंडिडेट देख लेते हैं कैसे कैसे आपके शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि RRB वाइज शॉर्ट लिस्टेड ऑफ द कैंडिडेट सेकंड स्टेज शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स। यानी कि जिस RRB में आपकी जितनी वैकेंसीज हैं उसके 15 गुना लड़कों को सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आपने फर्स्ट स्टेज तो सभी देंगे, लेकिन सेकंड स्टेज जो CBT है उसके लिए कितने कैंडिडेट को मिलाया जाएगा? 15 टाइम्स। आपके RRB में जितनी वैकेंसी होगी उसके 15 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। फिर आपने सेकंड CBT पास कर लिया, ठीक है ना। सेकंड CBT पास कर लिया तो आपको टाइपिंग टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 8 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अगर जो फर्स्ट CBT अगर आपने किसी कैटेगरी वाइज के अंडर दिया, आपने किसी कैटेगरी के अंडर दिया, OBC SC ST EWS PWD, तो आगे की जो सारी प्रक्रियाएं हैं, जो सेकंड स्टेज है या टाइपिंग टेस्ट है, तो वो आपको उसी कैटेगरी के अनुसार ही होगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, छठा पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई साहब आपका इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ध्यान रखने वाली ये बात है, ठीक है। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन इनकरेक्ट आंसर्स इन CBT डायरेक्शन ऑफ 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान देने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यानी कि एक अच्छा खासा वेटेज रहेगा आपका माइनस मार्किंग। इसलिए आपको क्या है, गलत क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस आपको कम अटेम्प्ट करने हैं, आपको गलत उत्तर बहुत कम देने हैं, ठीक है। कोशिश करिएगा आप सही दें, भले ही आप कम सही दें, लेकिन आपके गलत कम हो, ठीक है। हाँ, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ज़्यादा गलत तुक्काबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। 1/3 की, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, जो नए कैंडिडेट हैं, याद रखिएगा, जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो उनको DOB के लेकर के कोई कन्फ्यूज़न है, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के कन्फ्यूज़न है, तो आपका जो SSLC मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल में जो सर्टिफिकेट होता है आपका एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, वही आपकी वैलिड होगी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वही आपकी वैलिड होगी, वही आपकी मानी जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का आधार होता है, वोटर ID होती है, उसमें अगर आपका अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है तो वो आपका मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। मैटर क्या करता है, आपकी हाई स्कूल या मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी है, उसी के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी आपकी, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और किन किन चीज़ों का आपको याद रखना है, ठीक है। आप ट्रेवल 1.17 पॉइंट क्या कह रहा है कि फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास इन एडमिसेबल टू SC ST कैंडिडेट। यानी कि जो SC और SC कैंडिडेट हैं वो फ्री यात्रा कर सकते हैं स्लीपर क्लास की भी, ठीक है ना। आगे कह रहा है कैंडिडेट्स हु विश टू अवेल फ्री ट्रेवल अथॉरिटी विल हैव टू इंडिकेट यस इन द रिलेवेंट कॉलम इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि आप SC ST कैंडिडेट से बिलोंग अगर करते हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय ही वहाँ पर आपको टिक कर लेना होगा, वहाँ पर आपको अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, तभी आप फ्री रेलवे जो यात्रा है उसके लिए आप अप्लीकेबल होंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। SC और ST कैंडिडेट के लिए है, इस बात को आपको याद रखना है। कोई अगर गलती होती है तो फिर वो पूरी तरीके से कैंडिडेट ही जिम्मेदार होगा और उसको एग्ज़ाम से डिबार कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड है फॉर द पोस्ट, ये जहाँ तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर पूरा दे दिया गया है, ठीक है ना। जब हम लोगों ने ऊपर देखा था किस पद के लिए क्या क्या वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया था A2 A3 B2, तो उसी के अनुसार आप यहाँ पर अपने मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर तो सभी है, बाकी आपका जो
जो कॉमन चीज़ें हैं अप्लाई करते समय, जैसे आपने पहले भी फॉर्म भरा है या जो नए कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई कॉमन सी ऐसी कोई मेजर चीज़ नहीं है। सब कुछ नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको जिनको लेकर के आपके मन में कन्फ्यूज़न हो सकता है। आगे एज लिमिट यहाँ पर दी गई। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है कि द लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेट फॉर द पोस्ट इन द वैकेंसी टेबल विल बी रिकॉन्ड रेकन्ड एज ऑन 1/1/2025। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है एज ग्रुप 18 से 36। अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है UR एंड EWS अनरिजर्व एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसके लिए 2/1/1989 है। अपर एज लिमिट है। OBC नॉन क्रीमी के लिए लेयर के लिए 2/1/1986 और SC और ST के लिए 2/1/1984। और लोअर लिमिट डेट क्या है सभी के लिए, वो है 1/1/2007। ठीक है ना। तो अपर भी आपको यहाँ पर याद रखना है और लोअर भी याद रखना है। अगर आप इनके बीच में आते हैं तो आप उस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोविड पैंडमिक लेकर के क्या एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है। एज रिलैक्सेशन देख लीजिए, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पूरा एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं कि OBC कितने के लिए, SC ST के लिए क्या है, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है, फिजिकल जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए क्या है। ठीक है, सारा चीज़ यहाँ पर आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पर दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो कैंडिडेट शुड हैव रिक्विजिट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंडिकेट फॉर द पोस्ट इन एनेक्सर ए। जो एनेक्सर ए या कॉलम ए दिया गया है उसमें आपका सब ये चीज़ें दी गई हैं क्वालिफिकेशन को लेकर के। आगे अब एग्जामिनेशन फीस तो बहुत ज़रूरी है। देखिए दो उसमें 2 सीरियल नंबर में या 2 पॉइंट में बांट दिया गया एग्जामिनेशन फीस को लेकर के। क्या कह दिया गया कि फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो सीरियल नंबर 2। ठीक है, जिनको कंसेशन दिया गया वो यहाँ पर है। बाकी आउट ऑफ दिस फी ऑफ ₹500 एंड अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड डुली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT। देखिए यहाँ पर आपसे जब आप अप्लाई करेंगे तो 500 रुपये लिए जाएंगे, लेकिन जब आप फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर टेस्ट या CBT टेस्ट दे लेंगे तो आपके 400 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे, यानी कि आपको 100 रुपये ही पड़ेंगी आपकी एग्ज़ाम फीस। लेकिन आपने किसी कारणवश आपने एग्ज़ाम छोड़ दिया, आपने फर्स्ट CBT भी नहीं दिया, तो फिर आपके ये 400 रुपये आपके वापस नहीं आएंगे, आपके पूरे 500 रुपये चले जाएंगे। इस बात को आपको बहुत याद रखना है। फर्स्ट CBT देंगे तभी आपके ये 400 वापस आएंगे, अदरवाइज़ ये आपके कट जाएंगे, पूरे 500 आपके चले जाएंगे। इसलिए आपको फर्स्ट CBT देना ज़रूरी है, तभी आपके 400 वापस आएंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि फॉर PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, दिस फी ऑफ 250 shall be refunded duly deducting bank charges as applicable on appearing in first stage CBT 250। यानी कि पूरी की पूरी कितनी 250 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे जो इस कैटेगरी में कैंडिडेट आते हैं। ठीक है, ले तो लिए जाएंगे आपको 250 जब आप फॉर्म भरेंगे, लेकिन बाद में आपको वापस कर दी जाएगी जब आपके ये 400 रुपये फीस वापस की जा रही होगी, उसी के साथ में आपकी भी आ जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है ना। आप किससे कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट, पहले ही बता दिया मैंने कि आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के द्वारा आप अपना ऑनलाइन पेमेंट अपनी फ़ीस आप सबमिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको पहले ही बता दी है, लास्ट डेट आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो पहले ही कर दीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। ठीक है ना। आगे अब अगर जो कैंडिडेट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, उनके द कैंडिडेट आर दोज हुल एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000। 50,000 से कम जिनकी एक साल की फैमिली इनकम है वो इस सेक्शन में आ सकते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, और जानकारी पसंद आ रही तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसलिए इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सब
डिसेबिलिटीज़ के बारे में आपसे बात की गई है, ठीक है। जो भी दिव्यांग लोग हैं उनके बारे में क्या क्या यहाँ पर दिया गया है, सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन को या वीडियो पॉज करके आसानी से उन चीज़ों को पढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, जो कैंडिडेट ऑलरेडी किसी सर्विसेज में हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको लगाना होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, ठीक है। अगर आप पास हो जाते हैं और किसी नौकरी में हैं, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए, आपने वहाँ पर एनओसी नहीं दी, तो आपका वहीं से कैंडिडेचर जो है आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी पात्रता वहीं से खारिज कर दी जाएगी, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैंने आपका पहले ही बता दिया है। क्या होगा, आपका 2 सीबीटी होगी, ठीक है, आपका सीबीएटी होगा, और क्या होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन उन्हीं पदों के लिए होगा जिनमें ज़रूरी है, ठीक है ना। हाँ, इन चीज़ों को याद रखना है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। अब आते हैं सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ में, क्या, सिलेबस। जी भाई साहब, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप इसी को ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी करेंगे। फॉर्म भर देंगे वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। अब जो आप तैयारी करेंगे 3-4 महीने, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम जब होगा तो आपका मोबाइल नंबर में आपके ईमेल पे वो आपको दे दिया जाएगा नोटिफिकेशन, या फिर आप एक रेगुलर टाइम पे आप वेबसाइट चेक करती है, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सिलेबस देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, सीबीटी के लिए, फर्स्ट सीबीटी के लिए। और याद रखिएगा, फर्स्ट सीबीटी और सेकंड सीबीटी में थोड़ा सा अंतर भी है। फर्स्ट और सेकंड सीबीटी में एक समान नहीं है, थोड़ा सा अंतर, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या अंतर है। तो सब पहले आप देख लिए फर्स्ट सीबीटी के लिए। तो आपका जो टाइम मिलने वाला है वो 90 मिनट, 90 मिनट, 1.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है आपका। उसमें जो क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा, यहाँ पर आपका दिया गया है। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो आपको जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको पढ़नी है। 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। साथ में अगर आप कोई दिव्यांग कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, तो 120 मिनट उसको टाइम दिया जाएगा। आम कैंडिडेट के लिए 100 मिनट, दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 120 मिनट। याद रखिएगा, 90 मिनट 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। 100 मिनट नहीं, 100 क्वेश्चन, 90 मिनट, ठीक है ना। हाँ, 90 मिनट, 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। जनरल अवेयरनेस के 40, मैथमेटिक्स के 30 और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, ठीक है। याद रखिएगा। दूसरी चीज़, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की। अब आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिया, अब आते हैं सेकंड स्टेज के लिए, ठीक है। सेकंड स्टेज में आपका क्या होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज का आपका जो सिलेबस है, देखिए यहाँ पर डिटेल दे रखा है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, या आप नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स में क्या रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपके कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस में आपके कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अब आते हैं सीबीटी में, सेकंड सीबीटी में, ठीक है। पहले ही मैंने आपको बता दिया 15 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे सेकंड सीबीटी में, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर कितने क्वेश्चंस टोटल होने वाले हैं, तो अब यहीं पर अंतर है, यहीं पर एक चीज़ है। देखिए, वैसे सब्जेक्ट आपके वही हैं, तीनों सेम, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग वही होने वाली है, टाइमिंग भी आपकी वही होने वाली है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बढ़ जाएंगे। फर्स्ट सीबीटी में क्या था, 100 क्वेश्चंस थे आपके, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर। अब यहाँ पर 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और लेकिन जो वेटेज है, वेटेज वही है, 120 क्वेश्चन 120 नंबर, एक नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पर 10 नंबर बढ़ गए आपके, यहाँ पर किसके, या 10 क्वेश्चन बढ़ गए आपके किसके, जनरल अवेयरनेस के। 5 क्वेश्चन बढ़ गए मैथमेटिक्स के, और 5 क्वेश्चन बढ़ गए आपके रीजनिंग के, टोटल 20 क्वेश्चन बढ़ गए। तो ये आपका अंतर है फर्स्ट सीबीटी और सेकंड सीबीटी में। सब्जेक्ट तो आपके वही है, मैथ है, जीए है, और आपका रीजनिंग है। तो इस बात को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, और इन चीज़ को सब दिमाग में आपको याद रख के आपको चलना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है आपकी 1/3, दूसरे सीबीटी में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस फिर यहाँ पर आपका डिटेल में दिया गया है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। नोटिफिकेशन देख लीजिए, या आप
वीडियो पॉज करके आसानी से सारे सब्जेक्ट का आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जब आपका सब ये हो जाएगा, ठीक है, तो आगे फिर वही होगा, आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा या फिर स्किल टेस्ट होगा, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कर लिए जाएंगे। सेकंड सीबीटी दीजिए, आप पास कर लिया, शॉर्ट लिस्टेड हो गए, फिर आप अपना टाइपिंग स्किल टेस्ट दीजिए या फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए। ठीक है ना। हाँ, याद रखिएगा, इसके बारे में हमने ऊपर पहले बात कर ली है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है टाइपिंग टाइपिंग टेस्ट के बारे में, टाइपिंग स्किल टेस्ट के बारे में। ठीक है, फॉर द पोस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें नंबर आपके नहीं जुड़ने वाले हैं, याद रखिएगा, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अब आपको क्या टाइपिंग करना है, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है ना, इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में आपको टाइपिंग कितनी करनी है, 30 वर्ड पर मिनट की। और अगर हिंदी में अगर आप टाइप करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी कैंडिडेट अगर मान लीजिए मैंने वो चाहता है कि मैं हिंदी में टाइप करूँ, हिंदी की टाइपिंग करूँ, तो उसके लिए 25 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है, आगे लैंग्वेज आपकी क्या रहने वाली है, तो देखिए, फॉर गाइडलाइंस ऑफ दोज हु अपीयर फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट इन हिंदी, तो हिंदी में आपको दो फॉन्ट दिए जाएंगे। कौन कौन से वो फॉन्ट होंगे, कृतिदेव होगा और मंगल फॉन्ट, यानी कि दोनों फॉन्ट। ये हिंदी में ये जो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो फॉन्ट है, जिसमें टाइपिंग आपकी अदर एग्ज़ाम में भी कराई जाती है, सभी जो कैंडिडेट हैं वो प्रैक्टिस भी करते हैं। तो यहाँ पर दोनों है, आप दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कृतिदेव एंड मंगल, किसी भी फॉन्ट में आप टाइपिंग कर सकते हैं कंप्यूटर में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर, जो कैंडिडेट सीबीटी दे रहे हैं, द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ टेस्ट बैटरीज ऑफ सीबीएटी। ठीक है ना, कंसीडरिंग देम फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के लिए आपकी सीबीएटी होगी, तो सीबीएटी सेल हैव क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑप्शन इन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, देयर सेल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सीबीएटी। सीबीएटी का जो होगा आपका एग्जाम, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन उसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दो ही लैंग्वेज में आपके होने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सारा आप डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने सब कुछ क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, जो आप फॉर्म भरते समय आप जिन चीज़ों को आप दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, पूरी डिटेल यहाँ पर एक लिस्ट बना करके दे दी गई है कि आपका किसमें सिर्फ टेस्ट होंगे, किसमें आपके टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा और किसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो पद है, उसके लिए सिर्फ आपको 2 सीबीटी ही देनी है, उसमें कोई सीबीएटी और टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट देना है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए आपको कोई स्किल टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ वही 2 सीबीटी आपको देने हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने हैं। स्टेशन मास्टर के लिए आपको सीबीटी देना है और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना है। यानी कि ये जो पद है आपका, कौन सा, गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें से सिर्फ आपको कंप्यूटर टेस्ट देना है। बाकी जो 3 पद हैं उसमें आपको 3 लेवल में आपको जा कर के देना है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो आजकल हर एग्ज़ाम में होता है और ना नॉर्मलाइजेशन आपका इसमें भी होगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप जब एग्ज़ाम दें तो याद रखें कि आप गलत क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करें। ठीक है, आप गलत आंसर कम दें। ठीक है ना, भले ही आप सही आंसर कम दें, लेकिन साथ साथ में यह भी याद रखें कि आप गलत आंसर कम दें। ठीक है, जितने आप कम गलत होंगे उतना ही नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बाकी आप अप्लाई कैसे करने वाले हैं, तो आप वेबसाइट पर जाइए, वहाँ क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए। ठीक है ना, फ़ोटोज़ के लिए यहाँ पर जो आप अपलोड करेंगे, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, SC ST सर्टिफिकेट, ठीक है, उस जो साइज़ है वो साइज़ यहाँ पर दी गई है। फ़ोटो के लिए 20 से 50 KB, सिग्नेचर के लिए 10 से 40 KB, SC ST सर्टिफिकेट 50 से 100 KB, स्क्राइब फ़ोटो वेयर एवर अप्लीकेबल 20 से 50 KB, ये सभी आपको यहाँ पर दिया गया है। यह ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई चीज़ अभी आपको
आप सोच रहे हो अभी नहीं पता चली आपकी, अभी कोई क्वेश्चंस इसमें से जिनका आंसर ना मिला हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पहले याद रखिएगा। जब आपको मान लीजिए फॉर्म में आपने कोई गलती कर ली और आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो 3 चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं आपकी। क्या नहीं बदलेगी आपको? तो ये अपने जो चुनी हुई है आरआरबी है वो नहीं बदलेगी। दूसरा, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो इनको आप फॉर्म भरते समय जब आप अकाउंट क्रिएट करें तो आप बिल्कुल सही भरें। ठीक है, पहले ही सोच विचार कर लें आरआरबी चुनने में, क्योंकि बाद में आपका ये चेंज नहीं होने वाला है। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे कि मान लीजिए आरआरबी मैंने चुन ली, ठीक है, लाओ मैं चुन लेता हूँ, चेन्नई चुन लेता हूँ। मान लीजिए आप नॉर्थ के हैं और आपने साउथ चुन लिया और फिर आप बोले कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, ठीक है, भर्ती में, और जब सिलेक्शन मिल जाएगा मुझे तो मैं तुरंत ही चेंज कर लूँगा। तो याद रखिएगा, आप तुरंत ही आरआरबी चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको कम से कम उस आरआरबी में 5 से 10 साल तक की सर्विस देनी होगी, और फिर उसके बाद वो बोर्ड पर डिपेंड करता है कि आप अपनी आरआरबी चेंज कर सकते हैं या नहीं, आपको मौका मिलेगा चेंज करने का या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रख करके आपको आरआरबी अपनी फिल करनी है, बहुत ही ज़रूरी है ये। ठीक है ना? हाँ, तो इन सब चीज़ों को आपको फॉर्म भरते समय बिल्कुल से ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई समस्या है तो पूछ लीजिएगा बिना किसी हेजिटेशन के। जानकारी पसंद आई, वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, या आप रेगुलर आते भी हैं तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि अभी एग्ज़ाम डेट का कोई पता नहीं है। ठीक है ना, जब पता होगा तो मैं आपको खुद चैनल पर आपको अपडेट देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।